नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करने वाले हैं खामोश दल बदल और उम्मीदवार। देवभूमि के दंगल में चुनाव का आगाज हो चुका है, वहीं 2022 का चुनावी बिगुल भी बज चुका है। इंतजार है तो अब मैदान में उतरने वाले प्रत्याशियों का। उम्मीदवारों में टिकट के बंटवारे को लेकर खास तौर से नाराजगी भरे सुर में भाजपा और कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं खामोश दल बदल देर रात तक मुलाकातों का दौर बड़े दिग्गज नेताओं के आवासों पर लगातार बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश और गोवा में कई नेता इधर से उधर होने के बजाय सुर्खियों के बीच उत्तराखंड में भी ये ट्रेंड फिलहाल थमा नहीं है। इससे पहले कि इस पर हम बातचीत करें, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल फिर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश और गोवा में कई नेताओं के इधर उधर होने की सुर्खियों के बीच उत्तराखंड में भी ये ट्रेंड थम नहीं रहा है। कल भाजपा के सिटिंग 9 एमएलए ने भी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से देर रात में आवास पर मुलाकात की। और बात करें तो वहीं कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। किशोर उपाध्याय की पार्टी से बाहर होने के बाद कांग्रेस की नैनीताल सीट से दावेदारी पेश करने वाली सरिता आर्या भी अब भाजपा के शीर्ष नेताओं के संपर्क में हैं। टिकटों के इस महासंग्राम पर अब देखना यह होगा कि इस चुनावी टिकटों के बंटवारे में कौन बाजी मारता है। हालांकि अभी दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन आने वाले 24 घंटे बहुत अहम हैं उत्तराखंड की सियासत के लिहाज से। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की महिला विंग की प्रमुख सरिता आर्या की पार्टी बदलने की चर्चा काफी गर्म है। आर्या ने शुक्रवार रात बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। करीब 1 घंटे चली ये मुलाकात जोशी के डालनवाला स्थित गेस्ट हाउस पे हुई। इस दौरान पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि किशोर उपाध्याय के साथ बीजेपी आर्य को जोड़कर कांग्रेस को दोहरा झटका दे सकती है, लेकिन कहानी में मोड़ और भी है। देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा भी टिकटों के बंटवारे को लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। उसको उम्मीद है कि इस बार सभी का पार्टी ध्यान रखेगी और केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व में जल्द ही चुनावी टिकटों को लेकर असमंजस की स्थिति साफ हो जाएगी। देखिए, कोई हार का डर नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे सिपाही हैं लड़ने के लिए। हमारे पास प्रत्याशियों की भरमार है। जिस कार्यकर्ता को पार्टी जहां से लड़ाएगी वो वहां से लड़ेगा और ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। आज जो है कोर कमेटी की बैठक चल रही है, इसमें पैनल तैयार हो जाएंगे और 2 दिन बाद दिल्ली पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक है, तो अति शीघ्र जो है सूची जारी हो जाएगी और जिसको पार्टी जहां से भी जो है निर्देश करेगी वो वहां से लड़ेगा। वही चुनावी माहौल में विपक्ष भी भाजपा को चौतरफा घेरने में लगा है। कांग्रेस का तो यही मानना है, जब सिटिंग विधायकों ने 5 सालों में कुछ नहीं किया तो अब वे क्या करेंगे, जो अपने टिकटों को लेकर इतने परेशान हैं। भाजपा अपनी हार से पहले ही डर रही है। अपनी हार से डर रहे हैं क्योंकि जिस सीट के जिस क्षेत्र की जनता ने आपको चुन करके सदन में पहुंचाने का कार्य किया, आप 5 साल ये भूल गए कि वो उस क्षेत्र में भी आपको जाना है, उस क्षेत्र वासियों के विकास के लिए आपको कार्य करना है। अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं और जब आप वहां जा रहे हैं, आपको विरोध का सामना, जनता के रोष का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको याद आ रही है कि भाई अगर हम इस सीट से लड़ेंगे तो जीत तो हार जाएंगे। है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री जिस प्रकार से सीट बदलने का काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनके मंत्री विधायक पूर्व जो इनके मुख्यमंत्री हैं, वो जिस प्रकार से सीट बदलने का काम कर रहे हैं, तो एक बात तो साबित है कि इनको चुनाव का जो डर है वो सताने लगा है। इन्हें अब ये समझ में आ गया है कि आम आदमी पार्टी के सामने चुनाव में जाना बहुत बड़ी इनकी हार होने वाली है। और कहीं ना कहीं जो इनके प्रत्याशी हैं, चाहे वो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपनी सीटों से ना लड़के दूसरी सीटों का चयन कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी विधानसभा में बहुत ज़्यादा खिलाफत है। 22 के चुनावी रण में तमाम पार्टियां संतुष्ट टिकटों के बंटवारे के साथ साथ जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अभी तक सब कुछ सही नहीं चल रहा। भले ही जीत का दावा
और टिकटों के बंटवारे में जनता किसे चुनकर विधानसभा तक ले जाएगी और किसको विधानसभा से बाहर करेगी, ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो जिस तरह से यहाँ पर देखा, उत्तर प्रदेश हो या फिर गोवा या फिर उत्तराखंड, दल बदल को लेकर ये जो खेल है ये कहीं पर भी थमा नहीं है, लगातार बदस्तूर जारी है। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना, अपने फायदे नफा नुकसान के तहत फैसला लेने और आगामी 2022 के ठीक चुनाव से पहले इस बात का और अधिक सक्रिय हो जाना हर राज्य की तरह उत्तराखंड में भी लगातार जारी है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्यों एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लोग दल बदलने को लेकर बातचीत चल रही है, एक दूसरे नेताओं से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ सुजाता पॉल, कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता, जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ कमलकांत, यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं और बहुत स्वागत है आपका। सुजाता जी, पहला सवाल आपसे ही कर लेते हैं। सरिता आर्य को लेकर जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं कि उन्होंने बीजेपी के प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है, काफी लंबे समय तक बातचीत हुई, गेस्ट हाउस में मुलाकात की है। अटकलें तो ये लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से नाता तोड़ सकती हैं, क्या कहना है आपका? पर सरिता आर्य जी हमारी बहुत बड़ी नेता है और उन्होंने बहुत काम किया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और पिछले 5 सालों में वे कार्य करती रही हैं। अब जब पार्टी टिकट देती है तो बहुत सारे समीकरणों को देखते हुए बहुत सारा एनालिसिस होता है, उसी के तहत टिकट दिए जाते हैं। और कई बार ऐसे समय में हमें अपने जो पर्सनल महत्वाकांक्षाएं हैं उनको पीछे भी करना पड़ता है, लेकिन हाँ, उसमें अगर किसी की पर्सनल नाराजगी होती है तो उसका भी ध्यान देना चाहिए। और अगर इस सीट पर उन्होंने काम किया है और वो टिकट की मांग कर रही हैं, तो महिला होने के नाते तो मुझे लगता है कि उनको तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन अगर वहां पे सिचुएशन ऐसी बन के आ रही है जिसमें हमें किसी और को टिकट देना पड़ेगा, तो वो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। मैं बहुत छोटी कार्यकर्ता हूँ इसके बारे में कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन निश्चित तौर पर अगर उनके अंदर कोई नाराजगी है तो पार्टी उस ओर जरूर ध्यान देगी, उनसे बातचीत भी अवश्य करेगी ताकि इस तरह की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। जी बिल्कुल। सुजाता जी आपके पास आएंगे, हमारे साथ कमलकांत यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। जी कमलकांत जी, जिस तरह से यहाँ पर दल बदल को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरह का दल बदल को लेकर खेल चल रहा है वो तो पूरा देश जानता है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ उत्तराखंड में भी, छोटा राज्य है, 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और उसमें भी 5 साल तक एक पार्टी में रहने के साथ अब ठीक चुनाव से पहले यदि नेता एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये लोग कौन लोग जा रहे हैं। आपको ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा कौन लोग जा रहे हैं। जो लोग पहले बहुत कमजोर थे और आज आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए हैं कि वो सब पासा पलट देते हैं राजनीति का। जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए, अपना निजी स्वार्थ के लिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जिस तरह से दिख रहा है वो आर्थिक रूप से मजबूत है, उनको लगता है कि आज यहाँ से टिकट नहीं मिलेगा, वो दूसरी पार्टी में चले जा रहे हैं और वहां से वो इतने सियासत में इतने मजबूत हैं कि वो वहां से जीत कर भी आ रहे हैं। तो उनका राजनीतिक से, उनका समाज सेवा से कुछ मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपनी राजनीति रखनी है, अपने को दिखाना है, अपना वर्चस्व कायम करना है, उनको जनता सेवा से कुछ मतलब नहीं है। जी बिल्कुल। सुजाता दी, अगला सवाल मेरा, जिस तरह से आपका साफ तौर पर कहना है कि यदि पार्टी के द्वारा उस सीट से सरिता आर्य जी को दावेदारी नहीं दी जा सकती है और यदि ऐसे में नाराजगी चलती है तो वो बातचीत कर रही हैं, लेकिन बातचीत के बाद मनाया जाएगा। पर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि यदि किसी क्षेत्र से वो काम कर रही हैं, बड़ी नेता है, तो पार्टी को इसके पहले ही तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि उस सीट से दावेदारी नहीं मिल रही है तो उसका दूसरा ऑप्शन पहले से चुनकर रखना चाहिए। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि जनता जनार्दन होती है और आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि हम तो कई बारी कई कैंडिडेट्स पर सवाल उठाते हैं, मगर जनता उन कैंडिडेट्स को चुन लेती है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इधर से
उधर जाते हैं, इस सरकार ने काम नहीं किया तो दूसरी सरकार में चले गए और दूसरी सरकार में मतलब दूसरी पार्टी में चले गए और दूसरी पार्टी में टिकट पाकर वो जीत जाते हैं। तो हर पार्टी चाहेगी कि वे ऐसे कैंडिडेट्स को आगे करे जो उनको सरकार बनाने में मदद करे। तो वो एक दुविधा रहती है। पर जैसा मैंने कहा कि महिलाओं का जब मामला आता है तो अगर हम महिलाओं को आगे नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जीत सकते हैं या नहीं। और जब किसी एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इस तरह की बातें आ जाती हैं तो तब ये देखने की जरूरत है क्या चीज सबसे ज्यादा बड़ी है। इस वक्त हमारे सामने जो सबसे बड़ा टारगेट है वो है भाजपा को हटाना, क्योंकि जनता इस वक्त त्राही कर रही है। और उसके लिए अगर मेरे से पर्सनली भी आप पूछेंगे तो सच्चाई ये है कि किसी हद तक ठीक है अपने आप सुजाता जी, आपका ठीक कहना है, लेकिन भाजपा को हटाने के लिए आप अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान तो रखेंगी जो इतने लंबे समय से आपके साथ काम कर रहा है। यदि कहीं मनमुटाव है तो पार्टी के अंदर ही सुलझा लेना चाहिए। यदि बाहर तक बात निकल कर आती है तो फिर तो लोग सवाल करेंगे ही। आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ उमा सिसोदिया जी भी आम आदमी पार्टी से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उमा जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। दल बदल को लेकर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। सुजाता आर्य को लेकर आज बातचीत निकलकर सामने आ रही है। कल ही हम बातचीत कर रहे थे, कांग्रेस की तरफ से वो बातचीत कर रही थी और आज बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी नजदीकियों की बात सामने आ रही है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, कई बार क्या होता है कि अगर मैं आर्य जी की बात करूं जो कांग्रेस की जो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो वो लंबे समय से कांग्रेस में जुड़ी हुई है, बहुत लंबे टाइम से है और एक उन्होंने कांग्रेस में मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया है। वो 12 में विधायक भी वो रही थी। अब लेकिन परेशानी ये है कि जिस तरीके से यशपाल आर्य और दूसरे जो उनके सुपुत्र हैं संजीव आर्य, उन्होंने 5 साल बीजेपी की मलाई खाई, उसके बाद लास्ट में वो वापस कांग्रेस में आ गए और एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता जो कांग्रेस से कहीं नहीं हटा, उसके टिकट को काटकर वहां पर जो दूसरी पार्टी से आए हुए दल बदलू जो लोग हैं, जिन्होंने सत्ता जिस तरफ को झुकती है, जिस तरफ को पलड़ा भारी होता है उस तरफ को जाकर बैठ जाते हैं। इस तरह की मेंटेलिटी के लोगों को अगर टिकट दे दिया जाता है सरिता आर्य जी का टिकट काटकर, तो ऑब्वियसली एक कार्यकर्ता जो डेडिकेटेड पार्टी के साथ जुड़ा रहा उसको कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो मैं इसमें सरिता जी के साथ हूं। तो उन्होंने इतने लंबे समय से कांग्रेस के साथ काम किया, लेकिन वो लोग जो जिनकी बार बार जिनकी जो विचारधाराएं हैं वो बदलती रहती हैं, कभी उधर कभी इधर आ जाते हैं और पार्टी ऐसे में अपने एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता का टिकट काट के इस तरह के दल बदलों को टिकट देती है। तो कहीं ना कहीं डेडिकेटेड कार्यकर्ता जो है बिल्कुल, यदि एक कार्यकर्ता अपनी निष्ठा दिखाता है तो कहीं ना कहीं पार्टी को भी उसके बारे में सोचना चाहिए, उस निष्ठा को बरकरार रखने में सहयोग करना चाहिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप राणा जी, कांग्रेस की तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं, एक सरिता आर्य की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर किशोर उपाध्याय का जिस तरह से हमने उदाहरण देखा है, लेकिन बीजेपी में भी इस तरह की सरगर्मियां कम नहीं है। जो लोग पहले नाराज थे वो पहले ही पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। अभी भी माना यह जा रहा है कि टिकटों के बंटवारे से लेकर लिस्ट जारी होने तक अभी कुछ हलचलें निकलकर सामने आ सकती हैं। क्या कहना है इस पर आपका? बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरीके से बीजेपी ने पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस, क्योंकि शुरुआत से बीजेपी कहती रही थी कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो उत्तराखंड भी उसी देश का हिस्सा है, तो उत्तराखंड में कांग्रेस मुक्त को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से चीजें की और 2016 में जो घटनाक्रम हुआ जिसमें 9 विधायक टूट के गए, उसके बाद यशपाल आर्य और उनके पुत्र भी भाजपा में चले गए, है ना। इससे पहले सतपाल महाराज भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा चुके थे। तो और लगातार ये क्रम जारी रहा, छोटे बड़े सभी नेताओं का, जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो भी उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा की तरफ अपना रुख किया। तो एक तरीके से देखा जाए तो सभी लोगों को ये अपेक्षा थी कि भाई भाजपा में जाने के बाद, क्योंकि वहां मोदी एक बड़ा फैक्टर हैं, चुनाव जीतने में एक बड़ा चेहरा साबित हो रहे हैं, तो शायद उनकी चुनावी नैया पार लग जाए और उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हो जाए। लेकिन जिस तरीके से जिस संख्या में भाजपा में जो संख्या बल बढ़ता जा रहा है, मैं एक बात ये बता दूं कि अक्सर ये बात निकल करके आती थी और भाजपा के नेताओं ने भी ये बात कही बड़े आत्मविश्वास के साथ कि हमें हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि कई बार जो जहाज है वो सिर्फ इसलिए नहीं डूब जाते हैं कि उनमें छेद हो गया है, कई बार जहाज ओवरलोड की वजह से भी डूबते हैं। अगर उनमें अत्यधिक उनमें वेट आ जाता है, अत्यधिक वजन हो जाता है तो वो जहाज डूब जाते हैं।
ऐसे ही हालात इस समय भाजपा की तरफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जहाज में इतनी ज्यादा ओवरलोडिंग हो गई है और सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं जी। और जिस तरह के हालात यहां पर हुए हैं, जिस तरीके से पिछले 5 साल में भाजपा ने 3 मुख्यमंत्रियों को बदला है और जनता में जो संदेश गया है, और भाजपा ने बड़ी कोशिश की मुख्यमंत्री का चेहरा बदल करके एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने की, लेकिन जनता में नाराजगी है, जनता अभी इस चीज को भूली नहीं है। तो सत्ता के लिए जो संख्या बल प्राप्त करना है उसमें कांग्रेस को भी मशक्कत करनी पड़ रही है और भाजपा को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इसीलिए उनके कुछ प्रत्याशी नाराज भी हैं क्योंकि उनके टिकट कट रहे हैं, और क्योंकि सभी दोनों दल चाहेंगे कि जिताऊ कैंडिडेट्स को ही टिकट दिया जाए। ठीक है कमलकांत जी, हमेशा ये कहा जाता है कि दल बदल यदि कोई कर रहा है तो जनता के सामने जाएंगे, जनता इस बात का फैसला करेगी। क्या आपको लगता है कि वाकई सब कुछ जनता पे डाल देना ठीक होगा? क्योंकि जनता के सामने यदि कोई नया कैंडिडेट आता है तो जनता के सामने उम्मीदें होती हैं, फिर वो किस पार्टी से आ रहा है जनता इस बात को बाद में देखती है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक पार्टियों में भी एक तरह का अनुशासन अब होना चाहिए धीरे धीरे, जिस तरह से चुनाव को लेकर अब ये फैसले लिए जाने लगे हैं? एक बात समझना पड़ेगा आपको कि पार्टियों में अनुशासन होना चाहिए। पार्टी में अनुशासन से पहले स्वयं में ही अनुशासन होना चाहिए व्यक्ति को, चाहे वो राजनीति में हो चाहे कहीं पर भी काम करता हो। अगर व्यक्ति खुद का स्वयं का अनुशासन है तो वो पार्टी में क्या अनुशासित होगा। जहां तक आप देख रही है राजनीति में जो लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो गए और वो आर्थिक रूप से इतने मजबूत होते हैं कि वो किसी भी पार्टी में जाते हैं, वहां से टिकट ले लेते हैं और जीत के भी आते हैं। वो उनका राजनीति में सिर्फ यह है कि मेरे को कहीं और अच्छा पद मिल जाए। आप देखिए अभी हरक सिंह रावत जी पहले कांग्रेस में थे, फिर बीजेपी में, और मैं आपको एक बात बता दूं, हरक सिंह रावत जी पहले बीजेपी में तो कांग्रेस में तो थे ही, उससे पहले वो बहुजन समाज पार्टी में भी थे, शायद एसपी में भी थे, जहां तक उन्होंने 90 के दशक में 95-94 में लैंसीडाउन से लड़े थे, वो तब से मेरे हारे थे। तो वो तमाम जगह सीटों में क्या कहते हैं राष्ट्रीय दलों में रहे हैं और उन्होंने बदला है, और वो उनकी जो इच्छा रही है वो जहां भी चाहते हैं वो पाते हैं और अपनी विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो उन्होंने एक राष्ट्रीय दलों में जिस तरह से चल रहा है तो एक वो अनुशासन का वो दिख नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था जो एक राजनीतिज्ञ को। ठीक है सुजाता जी, अगला सवाल मेरा आपसे है। लगातार जिस तरह से महिलाओं की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस में बढ़ चढ़ कर इस बार महिलाओं की बातों को उठाया जा रहा है, ऐसे में महिला के नाते यदि सरिता आर्य जी की कोई ऐसी बात है जो उनके जो जहां पर सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सभी लोगों को मिलकर और साथ ही साथ आला कमान को भी यहाँ पर इस बात को सुलझाने का जल्द से जल्द प्रयास करना चाहिए? बिल्कुल निश्चित तौर पे, और ऐसे प्रयास बिल्कुल करे जा रहे हैं। मगर देखिए अभी एक बात साफ मतलब इसमें आई है, जो संजीव आर्य जी का नाम लिया जा रहा है। तो अगर ये कहा जा रहा है कि यशपाल आर्य जी भाजपा में गए टिकट के लिए और दोबारा टिकट के लिए कांग्रेस पार्टी में आए हैं, तो सरिता आर्य जी के बारे में अगर ये बात हो रही है तो वो तो वही बात हो गई ना, तो दोनों ही तो बराबर हो गया। लेकिन ये होता क्यों है? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि नेता जो है वो केवल जा रहा है। नेता इसलिए जा रहा है क्योंकि नेता जानता है कि अगर मैं इस सीट से लड़ूंगा या कहीं से भी लड़ूंगा तो मुझे निश्चित तौर पर जीत हासिल होगी। तो हर पार्टी भी चाहेगी, मगर इस पे मैं फिर कहूंगी कि दोष जो अगर किसी को भी देना हो तो ऐसे नेता को देने के पहले उस जनता को भी तो पूछना पड़ेगा ना। तो हम अगर दोष देते हैं तो जनता जनार्दन कहां से हो गई? तो अगर जनता चुनती है तो जनता की बात को ध्यान में रखते हुए ही हर पार्टी इस चीज को करती है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना ये कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अगर उत्तराखंड क्रांति दल को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके पास ऐसे नेता हैं जो बहुत कुछ अचीव कर पाए हैं, जबकि मुझे इस बात का बड़ा दुख रहता है क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का हम बहुत सम्मान करते हैं। आज राज्य हमें मिला है उत्तराखंड क्रांति दल की मेहनत से, मगर राजनीतिकली अगर आप देखेंगे तो वो अपनी जगह नहीं बना पाए उस तरीके से। और आखिरी बात कह रही हूँ कि अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें तो वहां पे भी तो लोग जाके ही उस पार्टी को बना रहे हैं, तो वो विषय नहीं है। जी बिल्कुल, आपके पास आएंगे वापस लौटकर। सीमा डोरा जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सीमा जी, जिस तरह से प्रहलाद जोशी से मुलाकात की है सरिता आर्य ने, गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई है, क्या सुगबुगाहट है? क्या लगता है आपको कि क्या भाजपा का रुख कर रही हैं?
देखिए, मिलना जुलना लगा रहता है और चुनाव है तो इस समय लगता है कि मिलने पे एक ही बात होगी कि सिर्फ ज्वाइनिंग है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर ज्वाइनिंग उनकी होगी या वो कुछ कहेंगे तो बाकी बात देखा जाएगा। और बाकी भाजपा है, इसमें हमारे मुद्दों पे, हमारे जो जनहित की भावना पे जो भी काम करना चाहेगा उसके साथ तो उनका स्वागत है। किशोर उपाध्याय क्या ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी? ये अभी ऐसा कुछ ऑफिशियली कुछ भी नहीं डिक्लेयर हुआ ना, उन्होंने ऐसा कुछ आपके सामने कुछ खंडन किया कि मैं कांग्रेस से जा रहा हूँ। लेकिन अगर उनके साथ भी यही है, अगर हमारी भावनाओं को, हमारे जनहित की भावना, राष्ट्र हित की भावनाओं के साथ वो जुड़ के काम करना चाहेंगे तो ठीक है। इसके अलावा टिकटों के बंटवारे को लेकर या टिकटॉक पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जब बातचीत आ रही है तो खबरें ये भी आ रही है कि भाजपा में भी कई लोग हैं जो नाराज बताए जा रहे हैं। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, टिकटों के लिए तो जो श्रेष्ठ नेतृत्व होता है वही इसको डिसाइड करता है, लेकिन हाँ, पैनल जो होता है 3-3 लोगों का वो बना के दिल्ली भेज दिया जाता है। अब वहां से जो है वो कोर कमेटी, जो यहाँ पे कोर कमेटी की बैठक हुई, वहां पे भी बैठक होगी और वहां पे जो डिसाइड होगा वो हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है कि अगर एक सीट पे 20 लोगों ने अपना नाम डाला है तो 20 का तो हो नहीं सकता, तो उसमें से जरूर है, अगर एक का होगा तो 19 नाराज होंगे, अगर 19 नाराज समझदार होंगे तो डेफिनेटली नाराज नहीं होंगे, क्योंकि संगठन है, संगठन बहुत बड़ा संगठन है, इसमें विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, तो डेफिनेटली लोग भी बहुत ज्यादा होंगे, कार्यकर्ता इतने ज्यादा हैं, कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है। लेकिन हमारा कार्यकर्ता ये भी जानता है कि हमारा मेन उद्देश्य होता है संगठन के लिए काम करना, हमारे संगठन को मजबूत करना। तो हमारे यहाँ कार्यकर्ता एक आधे दिन की नाराजगी होती है, लेकिन समझ जाता है कि आगे बहुत कुछ काम है, सरकार में करने के लिए काम है, संगठन में करने के लिए काम है। तो टिकटॉक की लड़ाई में हम लोग इतना उलझते नहीं। ठीक है, ठीक है, टिकटॉक की लड़ाई में आप उलझते नहीं हैं। नाराज कैंडिडेट की बात जरूर हो रही है, लेकिन उन 19 लोगों को जिनको टिकट नहीं मिलेगा, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, पार्टी कैसे संभालेगी उनको? क्या उनके लिए कोई रणनीति तैयार की है? जी, उसकी काबिलियत को देखते हुए देख लिया जाता है कि ठीक है, आप संगठन में काम करिए, आगे सरकार बनेगी, सरकार में काम करने को मिलता है और भी बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, तो काम करने को कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा संगठन है तो काम तो बहुत है। लेकिन मैंने कहा ना, हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी बहुत ज्यादा है, अनुशासन को हम लोग बहुत देखते हैं, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है, तो डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए कोई विरोध नहीं करता ज्यादा। ठीक है, तो फिलहाल सरिता आर्य को लेकर आप कुछ कहना नहीं चाहती। उमा सिसोदिया जी, दल बदल को लेकर जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं, दल बदल हालांकि राजनीतिक पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो लंबे समय से चलता रहा है। एक समय ऐसा था जब दल बदल को जनता के साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों में भी बहुत बुरा माना जाता था, लेकिन आज की स्थिति में यदि देखा जाए तो ये सामान्य सी प्रक्रिया हो गई है। जिस तरह से मैंने कहा कि जनता के ऊपर डाल दिया जाता है कि जनता इस बात का फैसला करेगी। जनता आखिर किस किस बात का? एक तो जनता पार्टी की विचारधारा के हिसाब से पार्टी के साथ जुड़ती है, दूसरा कौन उस क्षेत्र में जनता के लिए काम कर रहा है। ऐसे में व्यक्ति कितने दल बदल कर आया है, इस बात का फैसला जनता कब तक करेगी? देखिए, मैं अगर जनता की बात करूं तो मैं सुजाता पाल जी की बात से कुछ हद तक मैं सहमत हूं कि जनता इस तरह के लोगों को जिता कैसे देती है मेरी समझ से बाहर है, जिनके ऊपर हर तरह के भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे होते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग धन बल छल की राजनीति से जिस क्षेत्र में जाकर खड़े होते हैं वहीं से जीत जाते हैं। तो मेरे को तो वो जो गणित है ना, वही मेरी समझ से बाहर है। मुझे लगता है कि मुझे एक बार PhD इस पे जरूर करनी पड़ेगी कि इस तरह के लोग भारतीय लोकतंत्र में इतने ज्यादा मतलब प्रोमिनेंट क्यों है, कैसे ये लोग जीत जाते हैं, कैसे जनता हर बार नए क्षेत्र से और हर बार का जीतना, क्या कितना पैसा ये लोग खर्च करते हैं, पैसा कहाँ खर्च होता है, किस तरीके से वोट खरीदे जाते हैं। मैं समझती हूँ कि इस तरह के लोग भारतीय लोकतंत्र के लिए अभिशाप है। आज ही मैं, अब हमारे हिंदुस्तान अखबार आता है, उसमें चौधरी चरण सिंह जी के बारे में पढ़ रही थी, तो मैं उनके व्यक्तित्व को देखकर मैं हैरान रह गई कि वो, उनके पास किराए का मकान तक लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो इतना ज्यादा परेशान थे कि अगर मैं हार गया तो मैं किराए का मकान कैसे लूंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। और भी बहुत सारी बातें उस समय के नेताओं के लिए लिखी गई थी। एक इस तरह के नेता भी हमारे यहाँ रहे हैं जो बिल्कुल जनता के लिए, जिन्होंने अपने आप को अपना सर्वस्व सुहा किया, और एक आजकल के नेता है जो अपना और अपने परिवार का, अपने बहुओं का, अपने भतीजों का, भांजों का, उनका मतलब सुधार करने के लिए कभी इस दल में, कभी उस दल में और कभी उस दल में, और जनता उनको जिता देती है। हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जनता को सोचना पड़ेगा, लोकतंत्र में उनकी भागीदारी, जनता की भागीदारी सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। कई बार वाकई मुझे समझ में नहीं आता कि नेता भ्रष्ट है या जनता ने उनको भ्रष्ट बना दिया है।
ठीक है, आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। तो लगातार आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से दल बदल को लेकर तमाम दलों में गहमा गहमी चल रही है, एक से दूसरे दल में बैठक हो रही है, वहीं खामोशियों से धीरे धीरे मुलाकातें भी हो रही है। देखना ये होगा कि दल बदल को लेकर जनता के साथ ही साथ पार्टियों की क्या कुछ जिम्मेदारी और चुनाव की प्रत्याशियों की सूची आने तक अभी और कितना खेल उत्तराखंड में देखने को मिलता है। फिलहाल इसी पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमर बोलो जुबान केसरी। उनसे बात करेंगे कि नेता का भोकाल कहाँ टाइट है। बीजेपी, हाँ हमें तो मोदी अच्छे लगते हैं। मैं यही कहूँगा, नलों से टोटी खोल रहा हूँ, अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। बीजेपी का भाई नहीं मालूम तो सतीश निगम को वोट देंगे भाई जी। जब रिफाइन का पैकेट बांटे, नमक बांटे, चना बांट देने से बहुत बड़ा पुण्य नहीं कर रहे हैं। इनके जैसे 1000 लोग गाड़ी पकड़े पूरे देश में। सरकार में सिर्फ शोषण अगर किसी का हुआ है तो ब्राह्मण समाज का हुआ है। कोरोना काल में मोदी सरकार थी तो जिंदा बचे हम। दंगे हो रहे हैं बीजेपी में इस टाइम पे। मोदी साहब, योगी साहब, जिसने काम किया होगा वही आगे पाएगा, काम ही बोलता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर देवभूमि की दंगल में आपका स्वागत है। खामोश दल बदल और उम्मीदवारों को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट लगातार बने हुए हैं। उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बनी है, भाजपा से सीमा डोरा हमारे साथ बनी हुई, कमलकांत यूकेडी प्रवक्ता, कुलदीप राणा वरिष्ठ पत्रकार और सुजाता पॉल कांग्रेस से हमारे साथ बनी हुई हैं। लगातार अगला सवाल कमलकांत जी आपसे यहाँ पर अगला सवाल करना चाहेंगे। जिस तरह से उमा सिसोदिया जी का कहना था कि यूकेडी में भी ऐसा नहीं है कि दल बदल पहले हुआ नहीं है, लेकिन दल बदल को लेकर सवाल इतने ज्यादा उठते बिना यदि दल बदल ठीक चुनाव से पहले नहीं होते, यदि आपकी विचारधारा ऐसी है, किसी पार्टी से मेल नहीं खा रही है और उसके आधार पर आप किसी दूसरे दल को चुनते हैं, तो शायद सवाल इतने नहीं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले जब आप दल बदलते हैं तो कहीं ना कहीं जनता के सामने और तमाम राजनीतिक पार्टियों के सामने ये मैसेज साफ जाता है कि ये दल बदल टिकटों को लेकर किया जा रहा है। जी मैम, जैसे कि अभी उमा सिसोदिया जी ने बताया कि एक चौधरी शरण सिंह जी थे, तो उन्होंने उन पर पैसा नहीं था, तो उनका जिस तरह से देखा जाए तो उन पर जब पैसा नहीं था तो वो उनको डर लगता था। तो जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं है वो लोग नहीं करते परिवर्तन। वो तब करते हैं जब टिकटों के समय या राजनीति उस समय नहीं करते, वो पहले चले जाते हैं या उससे पहले परिवर्तन करते हैं। इस समय जो परिवर्तन हो रहा है आप देखेंगे वो सिर्फ टिकटों के लिए ही हो रहा है। अगर उन्हें टिकट मिलता है तो वो उस पार्टी में रहेंगे और नहीं मिलेगा तो वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आर्थिक रूप से वो इतने मजबूत हैं कि उनको कोई परेशानी नहीं होती। जब उनको आर्थिक रूप से मजबूत है, टिकट वहां से इस पार्टी से नहीं तो दूसरी पार्टी से मिल जाता है। तो अगर आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते तो वो भी उसी पार्टी में रहते। आप देखिए 20 सालों में हुआ क्या, राज्य में आर्थिक रूप से ये सारे जितने भी नेता हैं इतने मजबूत हो चुके हैं कि उनको कहीं पर भी वो सियासत करते हैं और पूरी राजनीति से वो कहीं पर भी अपने बल पर और किसी भी राष्ट्रीय दल से टिकट लेकर और चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। आप देख लीजिए अब जितने भी हैं कांग्रेस के, बीजेपी में या कांग्रेस में, चाहे वो किसी भी में, चाहे यूकेडी में रहा हो, लेकिन यूकेडी पर देखिए आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं रहे, ना कोई ऐसा आरोप रहा है। वो रहे तो जनता ने उन्हें सबक सिखाया।
लेकिन ये अगर राजनीति में खुद अनुशासन पैदा नहीं कर पा रहे खुद ये राजनीतिक राष्ट्रीय दल, तो कैसे चलेगा? जिस तरह से आप देखिए हरक सिंह जी कितने कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, समाजवादी पार्टी में रहे, बीएसपी में रहे, तो तमाम उनका कुछ पता है, कहीं भी चल जा सकते हैं। जी बिल्कुल, पैसों के बल पर चुनाव। तो सीमा जी, अगला सवाल ये है, पैसों को लेकर उमा सिसोदिया जी ने जिस तरह से बातचीत कही है, चुनाव केवल जीतने के लिए नहीं, टिकटों के लिए भी पूरी तरह से पैसे का इस्तेमाल होता है, ये गुपचुप तरीके से हर किसी को पता है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति ने बसपा के द्वारा 67 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया, उसके बाद भी टिकट को लेकर कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई, पुलिस में जाकर थाने में जाकर FIR दिखाकर रोते हुए व्यक्ति नजर आया है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पार्टियों में जिस अनुशासन की हम लगातार बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो तमाम पार्टियों को एक राजनीतिक स्तर को मेंटेन करना होगा, अन्यथा इस तरह की स्थितियां आती रहेंगी? जी, जिस तरीके से लोग नेताओं ने ये बिजनेस बना लिया है कि यहाँ से टिकट नहीं मिली तो वहां चले जाएंगे, और वहां से नहीं मिली तो वहां चले जाएंगे, बहू को भी दे दो, बेटी को भी दे दो, चाचा को भी दे दो, तो ये परिवारवाद इतना ज्यादा बढ़ गया, वो किसी भी पार्टी के लिए हो, मैं एक जनरल बात करती हूँ। तो ये चीज, इसका रुकना बहुत जरूरी है, और इसका रुकना एक ही लोग रोक सकते हैं, हम लोग, यानी कि पूरी जनता को जागरूक होना पड़ेगा कि इस तरीके के लोगों को, हम ये नेता नहीं है, ये बिजनेसमैन है, तो हम लोग स्वीकार लेते हैं। जब हम स्वीकार लेते हैं तो फिर आगे पार्टी क्या करे, कोई भी पार्टी क्या करे, उनको लगता है कि भाई ये तो कहीं से भी दे दो, इन्होंने तो जीतना है, तो हम जिताते तो हम है ना। पैसा अगर कोई दे रहा है तो पैसा ले कौन रही है? जनता ले रही है। अगर कोई बात मनवा रहा है तो मान कौन रहा है? कोई जो आप पैसा ले भी रहे हो, लेकिन आप वोट डालने जा रहे हो, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, अगर आप वोट डालने जा रहे हो तो आप पूरी तरीके से पर्सनल आप डाल सकते हो किसी को भी वोट, आप अपनी उस पार्टी को डालिए जो राष्ट्र हित में हो, जो आपके राज्य हित में बात करे, जो आपके परिवार के हित में बात करे, आप उसको बात करिए ना। कोई लालच भी देता है या कुछ भी करता है तो वो पैसा कितने समय तक चल सकता है, लेकिन अगर अच्छी पार्टी आई तो आपका पूरा देश का हित कर देगी। तो ये तो हमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। उसके लिए ये इन लोगों को कहाँ तक दोषी है मैं ठहराऊं, क्योंकि ये तो उसी बहाव में बह रहे हैं जिस बहाव में सब बह रहे हैं, तो इसमें हम लोग स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी खैर पैसे के लिए तो नहीं करती, हाँ कहीं कहीं जीत के समीकरण जरूर बिठाए जाते हैं, लेकिन पैसे के बल पे जब तक बाहर निकलकर बात सामने नहीं आती, शायद बाहर बात निकलकर सामने आ जाएगी तब मैं आपसे काउंटर सवाल भी कर पाऊंगी। कुलदीप जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी, ठीक है आपके पास वापस लौट कर आऊंगी। कुलदीप जी, राजनीतिक स्तर की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, पैसे का जितना ज्यादा उपयोग होता है, चुनाव आयोग के द्वारा लगातार सीमाएं भी बढ़ाई जाती हैं, लेकिन उस पैसे का उपयोग जब इस तरह से गलत तरीके से होता है, जनता के ऊपर हम सब कुछ डालते जरूर है, जनता को वोट करने का अधिकार है, जनता अपना प्रतिनिधि जरूर चुनती है, लेकिन आप नैतिकता से लेकर तमाम जिम्मेदारियां जनता पर डालेंगे और अपने स्तर पर आप सिर्फ ये कहकर पल्ला झाड़ लेंगे कि ये तो जनता का काम है, जनता करेगी। कितना हद तक ये सही है? देखिए प्रियंका, चाहे युद्ध का मैदान हो या राजनीति का मैदान या चुनाव का मैदान हो, अंत में महत्वपूर्ण जीत होती है। जीत का रास्ता कोई नहीं देखता जी, कि आप किस रास्ते से, आप किन उपक्रमों से, आपने क्या हथकंडे अपनाए। महत्वपूर्ण यह है कि आप विधानसभा में या लोकसभा में पहुंचे और आप का संख्या बल आपको सत्ता तक लेके जाता है कि नहीं लेके जाता है जी, ठीक है। तो राजनीति का जो तिलिस्म है, इसमें अक्सर न्यायशीलता हमेशा उलझ के रह जाती है। आजादी के बाद से देखिए, चाहे हिंदुस्तान हो या कोई भी देश हो, कोई भी राष्ट्र हो, चुनाव को लेकर के हम क्या आप ये मानते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है या जो जैसे चल रहा है वो ठीक है? कुलदीप जी, क्या आप ये मानते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत है? देखिए सुधार तो देखिए समय के साथ तो सुधार हर चुनाव में हुआ है। चुनाव आयोग हर समय इसको सुधारता रहता है और इसमें बदलाव की और इसके अपडेट होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनता का जो मनोविज्ञान है, अब उत्तराखंड के संदर्भ में मैं आपको बताऊं कि उत्तराखंड में लगभग 42 लाख वोटर हैं जी, और यहाँ 70 विधानसभा सीटें हैं। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 से 1.25 लाख वोटरों की एक विधानसभा है यहाँ पे, और जिस संख्या में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, चाहे वो भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, यूकेडी के हैं, अब तो आम आदमी पार्टी भी आ गई, और अन्य निर्दलीय भी जो खड़े होते हैं, एक सीट पे कम से कम 10 से 12 कैंडिडेट खड़े होते हैं, ठीक है। तो अब इस वोट बैंक को, जो एक सीट पर जो मतदाता है, उनको अगर आप इनके माध्यम से बांटें, तो आप अगर पूरे 2017 का या 2012 का भी अगर आकलन देखेंगे तो 30-35 हजार सीट पे वोट लेकर के यहाँ व्यक्ति विधायक बन जाता है,
ठीक है। तो इसके लिए विधायक की जो जिम्मेदारी होती है, विधायक की जो कोशिश होती है, जो प्रत्याशी उसकी कोशिश ये रहती है कि वो पूरे मतदाताओं की तरफ उसका फोकस नहीं रहता है। वो एक सीमित संख्या बल, उसको मालूम है कि मैं अगर 30 लाख से 35 लाख के बीच में अपने वोट लाने में सफल रहा तो मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि वो आंकड़ा और जो लड़ने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके सापेक्ष वो बिल्कुल फिट बैठता है और वो मात्र उसी के लिए काम करता है। और यही होता है कि जो बात आपने कही कि चुनाव में धन बल, तो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन लोगों को अपने पक्ष में बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप वो हर काम करेंगे जिससे ये लोग आपके पक्ष में आ सकें, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि महत्वपूर्ण जीत है, आपको विधानसभा पहुंचना है, आपको लोकसभा पहुंचना है। और हमारे देश में मैं एक व्यक्तिगत रूप से मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी जो मुझे कमजोरी लगती है कि हम यहाँ विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ नेता नहीं चुनते जी। हाँ, इसीलिए हमारे पास मुख्यमंत्री मिल जाते हैं, प्रधानमंत्री मिल जाते हैं, लेकिन नेतृत्व तो नहीं मिल पाता जी। बिल्कुल। और उत्तराखंड इस समय उसी नेतृत्व की खामी से गुजर रहा है। ठीक है सुजाता जी, नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व की खामी है। जनता की यदि बात की जाए तो जनता जरूर हर चुनाव के माध्यम से अपने लिए बेहतर करने का प्रयास करती हुई नजर आती है, लेकिन क्या आपको लगता है कि पार्टी के द्वारा भी जिस धन बल की, बाहुबल की हम बात कर रहे हैं, उनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है? मैं पार्टी के हिसाब से अगर कहूं तो आप जानते हैं कि इस वक्त जो पार्टी सबसे सशक्त भूमिका निभा रही है वो है भारतीय जनता पार्टी, जहां तक धन बल की बात है। तो कांग्रेस पार्टी के पास इतने पैसे नहीं है जितने भारतीय जनता पार्टी के पास है। इलेक्टोरल बॉन्ड से भी जितना पैसा ये इकट्ठा कर पा रहे हैं वो हमारे पास नहीं है। तो धन बल की बात करना तो बिल्कुल बेमानी हो जाएगा कांग्रेस पार्टी की बात करते हुए। निश्चित तौर पर ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनके पास और भी बहुत कम पैसा है, लेकिन एक बात जरूर है, जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जब बात आती है और समय के साथ बदलाव आता भी है। अभी कुलदीप जी ने एक बात कही और वो बिल्कुल सच है। नेतृत्व को बनाने के लिए जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज करी जा सकती है वो ये है कि आप एक्ट इस तरह का कोई लेकर आए ताकि इस तरह का जो दल बदल है वो ना हो। लेकिन ऐसा कौन सी पार्टी करने को तैयार होगी? आज भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर आप जानते हैं कि वो तो दूसरों को तोड़फोड़ करके ही लेके आए। डेमोक्रेटिकली अगर कोई एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है वो एक अलग इशू है, लेकिन इसमें एक चीज अवश्य करी जा सकती है कि हम केवल जनता पे ना छोड़े इस बात को कि जनता जागरूक हो। अगर जनता जागरूक नहीं है तो उनको जागरूक करने के लिए अगर हमारे पास कुछ ऐसा कानून हो जिसमें दल बदल करने वालों को टिकट नहीं दिया जाएगा तो मेरे ख्याल से ये जो प्रथा है ये खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं मतलब अगर पार्टीज की बात करूं तो मैं अवश्य बात करूंगी साउथ की बहुत सारी पार्टीज में। देख लीजिए, या आप देख लीजिए बंगाल में किस प्रकार से ममता बनर्जी की पार्टी में उन्होंने टिकट वो जिसको भी दे रही हैं वो जीत रहे हैं, और क्योंकि उनका कार्डर बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक है कमलकांत जी, ठीक है आपके पास आते हैं। कमलकांत जी, जिस तरह से सुजाता जी का कहना है कि इसमें जरूर कुछ ना कुछ कोशिश की जा सकती है, दल बदल कर यदि कोई व्यक्ति आता है तो उसे तुरंत टिकट यदि ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा पर जो सवाल है उसके भी जवाब आसानी से मिल जाएंगे। क्या आप इस बात को सही मानते हैं? नहीं, सुजाता जी ने बहुत सही बोला। अगर इस पर कोई संविधान बन जाता, कोई कानून बन जाता है तो बहुत बढ़िया होता। इसके लिए यही है कि चुनाव से 6 महीने पहले अगर आदमी जाना चाहता तो पहले अपना डिसाइड कर ले, और नहीं जाना चाहता तो वो वहीं रहेगा। अगर ऐसा नियम बन जाता है कि अगर वो 6 महीने पहले ऐसा नियम सरकार लागू कर दे कि 6 महीने पहले अगर वो चले जाता, ठीक है, इस 6 महीने की ड्यूरेशन में जाता है तो उसको दूसरे कैंडिडेट को कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। वो फिर अगले चुनाव में लड़ सकता है अगर वो दूसरी पार्टी में जाए। तो ऐसा कोई नियम लागू हो जाता है तो इससे एक तो जनता को भी फायदा होगा, फिर एक अनुशासन भी बना रहेगा। देखो, संविधान इसलिए बना है कि हम अनुशासन में रहे, लेकिन खुद अगर ये चीज अनुशासन में व्यक्ति खुद ही नहीं रहता, और तो इसलिए खुद नहीं रहने के कारण अब हमें लगता है सीमा डोरा जी, ठीक है, सरकार को एक कानून बनाना चाहिए और बिल पारित कर देना चाहिए कि जिससे कि कोई व्यक्ति दल बदल ना कर सके। ठीक है सीमा डोरा जी, जिस तरह से इस बात को लेकर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये व्यवहारिक है? क्योंकि कई बार बड़े नेताओं को पार्टियां चुनाव से ठीक पहले लाती ही इसीलिए है कि उनके चेहरे पर
पार्टी अपना दांव खेलेगी और दोनों मिलकर जीत दर्ज करेंगे। क्या ये बात व्यवहारिक लगती है या आने वाले भविष्य में इस पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अगर अनुशासन के लिए देखा जाए तो ये बिल्कुल सही है कि इस तरह का कानून बनना चाहिए, लेकिन वो फिर एक पार्टी नहीं बना सकती, कोई कानून नहीं बना सकता, क्योंकि ये चुनाव की बात है। तो इसमें अगर सारी पार्टियां सहमत होकर एक बात बहुत पहले, चुनाव के बहुत पहले ये बात कर ले तो फिर बहुत अच्छी बात है। 6 महीने पहले या 4 महीने पहले जिसने जाना हो जाए, नहीं जाना हो ना जाए, लेकिन ये एकदम एन मौके पे चुनाव के टाइम एक इधर से इधर आना, इस पाले को उस पाले को बदलना, तो वो फिर सभी फिर ये दाव खेलते हैं कि हम भी जीतने वाले को टिकट दे दें। तो उसमें कोई एक पार्टी के बारे में नहीं कहा जा सकता। अनुशासन है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। उमा जी, जिस तरह से कुलदीप जी का कहना था कि चुनाव बिल्कुल युद्ध की तरह होता है, चुनाव किस तरह से जीता जाता है इस बात के मायने नहीं होता, अंत में जीत जिसको मिलती है वही देखा जाता है। क्या आपको लगता है कि किसी भी तरीके से चुनाव जीता जाए इस बात के मायने नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल मैं कुलदीप जी की बात से सहमत हूँ। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र की जो हालत है उसमें यही हो गया है कि लास्ट में जो जीत कर आया है, जो लोकसभा में बैठा, जो विधानसभा में बैठा, जो जीता वही सिकंदर। चाहे आप किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण कुछ भी करके, साम दाम दंड भेद करके, कुछ भी करके आप चुनाव जीते, लेकिन आप चुनाव जीतिए। आप जिताऊ नेता होने चाहिए। अभी मैं एक डिबेट में बैठी थी, वहां पे एंकर महोदय ने कहा कि उमर जी आपकी पार्टी ने जिताऊ टाइप जो उम्मीदवार है वो नहीं उतारे। मेरी बहस एंकर के साथ हो गई कि जिताऊ टाइप क्या होता है, आप इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। मतलब हालत ये हो चुकी है कि सभी लोग जिताऊ टाइप पे बात कर रहे हैं। तो जिताऊ टाइप तो हरक सिंह रावत जी हुए, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन हुए, ये होते हैं जिताऊ टाइप। कहीं भी खड़ा कर दीजिए वहीं से जीत जाएंगे। तो क्या है, लेकिन क्या देश के लोकतंत्र को इस तरह के नेताओं की आवश्यकता है? ये हमें सोचना पड़ेगा। और कम से कम प्रबुद्ध लोगों को और खास तौर पर पत्रकार बिरादरी जो है उनको जरूर इस बारे में बात करनी पड़ेगी कि क्या ये लोग भारत के लोकतंत्र के लिए सही हैं, जो जिताऊ टाइप की जो हमारी बात होती है। जब तक देखिए एक अच्छे व्यक्ति जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, जिसके पास ज्यादा धन बल और छल जिसको नहीं आता, लेकिन ईमानदार और सही व्यक्ति है, जब तक हम उस तरह के व्यक्ति को विधानसभा तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारा देश जो लोकतंत्र है वो नेगेटिव ही होता चला जाएगा। आज लोगों का विश्वास नहीं रह गया नेताओं के ऊपर। आज आप किसी बच्चे से पूछ लीजिए, बच्चों के माँ बाप से पूछ लीजिए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, वो कहेंगे डॉक्टर, इंजीनियर, बैंकर और कुछ भी कहेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि मेरा बच्चे को नेता बनना चाहिए, कि उसको पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में जाने का मतलब है जो घर का सबसे निकम्मा, नाकारा, बेकार बच्चा होता है वो चला जाता है पॉलिटिक्स में, जिसको कुछ काम नहीं है। जी बिल्कुल उमा जी, ठीक कहना है आपका। 44 साल तक लंबा काम करने के बाद भी पार्टी में जब उपेक्षा मिलती है, लंबा काम सरिता आर्य जी की तरह करने के बाद भी जब सीट पे दावेदारी में कई और लोगों का नाम सामने आता है, तो यकीनन कोई भी यदि अपने भविष्य के बारे में सोचेगा तो 2 बार सोचकर ही आगे बढ़ेगा। कुलदीप जी, जिस तरह से हम लगातार इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं, दल बदल को लेकर आपने साफ तौर पर कहा कि चुनाव आखिरी में जीतना बहुत जरूरी होता है, उसको लेकर कई तरह के कानून की यहाँ पर बातचीत भी की गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, ये जनता को लेकर जो मुद्दे होते हैं तब तो इसमें दुनिया भर की चीजें देखते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में जब अनुशासन की बात होती है तो तमाम पार्टियों का राग एक जैसा ही होता है और फिर वहां पर यह देखा जाता है कि कहीं पार्टी का नुकसान ना हो, इसलिए उस बात को छेड़ा ही नहीं जाता। देखिए प्रियंका, मैंने जो सवाल आपने पूछा मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया कि महत्वपूर्ण जीत है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो उसके लिए महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि जीत ही सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको, अब जैसा उमा जी कह रही थी जिताऊ कैंडिडेट, तो बिल्कुल बात सही है कि जो जिन लोगों के इन्होंने नाम लिए ये लोग जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, और ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है। लेकिन ये भी बड़ा आश्चर्य है और ये भी एक अटल सत्य है कि पिछले काफी समय से ऐसे ही लोग जो हैं देश के लोकतंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। तमाम बड़े क्रिमिनल्स को टिकट मिलता है तो वो चुनाव जीत जाते हैं और फिर बाद में वो कानून के निर्माता बन जाते हैं लोकसभा में और विधानसभा में बैठ करके। ठीक है कुलदीप जी, मेरा सवाल रिफॉर्म की बात है। देखिए जी, मेरा सवाल यही है कि दल बदल को लेकर राजनीतिक पार्टियां तो कभी सवाल जवाब करेंगी नहीं, तो आखिर यदि ये खामी है, यदि ठीक चुनाव से पहले इधर में हमेशा जी प्रियंका जी, मेरा सवाल ये कि दल बदल को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तो कभी आवाज उठेगी नहीं, तो यदि ऐसे में इसे हम खामी मान रहे हैं, ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से खामोश गुपचुप बातें हो रही हैं, आखिर इसको यदि कोई सुधारना चाहे तो किस तरह से, कहां से इसको आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए प्रियंका, हिंदुस्तान का इतिहास रहा है
चाहे आजादी की लड़ाई रही हो या आजादी के बाद का दौर रहा हो, ये देश, इस देश ने आंदोलन के बल पे, जनता ने आंदोलन के बल पे इस देश में बहुत सारी चीजें बदली हैं। और अभी हाल ही में ये एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन था कि अभी कुछ वर्षों पहले हमने देखा कि दिल्ली में कुछ लोग बैठ करके धरना प्रदर्शन में बैठते हैं, वो कुछ रिफॉर्म को लेकर के बात करते हैं और एक राजनीतिक दल खड़ा होता है और वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो गया है और पिछले 5 साल से वो अच्छा काम कर रहे हैं और वहां की जनता उनको स्वीकार कर रही है। ऐसी एक घटना कुछ साल पहले घटी थी। आसाम गण परिषद के नाम से कुछ विद्यार्थियों का एक संगठन खड़ा हुआ फिर कहां खो गया पता नहीं चला। लेकिन जहां तक राजनीति में रिफॉर्म की बात है, मैंने आपसे कहा प्रियंका कि महत्वपूर्ण जीत है, महत्वपूर्ण सत्ता है, इसलिए सत्ता पर पहुंचने के रास्ते क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो नहीं देखे जाते। यहां जहां तक अगर हम बात करें रिफॉर्म की बात करते हैं या दल बदल कानून की बात करते हैं, क्या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, एनडीए की गवर्नमेंट में क्या दल बदल कानून नहीं बना? उसी दौर में ये दल बदल कानून बन के आया, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? पॉलिटिशियंस ने, हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने उसका भी तोड़ निकाल लिया जी। ठीक है, अभी फिर आगे और भी अगर आप कितने भी कड़े कानून बना लें, जैसे हमारे यूकेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कमलनाथ जी कि 6 महीने पहले 6 महीने बाद का, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये इसका तोड़ नहीं निकाल पाएंगे? ये इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। लेकिन अब मैं एक चीज महसूस करता हूं, जो मेरा व्यक्तिगत विचार है ये कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो उत्तराखंड की विधानसभा में 100 विधायक हैं, 70 विधायक हैं, जिनमें से 13 लोग मंत्रिमंडल में आते हैं, एक मुख्यमंत्री और बाकी अन्य मंत्री के रूप में। ठीक है, तो जनता के बीच में लोकतंत्र में, हमारे चुनाव प्रक्रिया में ये व्यवस्था होनी चाहिए, राइट टू रिकॉल। जी, जनता जो नेतृत्व राज्य का, अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का नेतृत्व तो नहीं कर सकता है, जनता को यह हक मिले राइट टू रिकॉल, वो उन्हें वापस बुलाए और फिर एक नए नेता का चुनाव करे, नए प्रतिनिधि का चुनाव करे, उसके नेतृत्व। और इन चीजों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो चुनाव प्रत्याशी हैं, जिनके अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, लेकिन वो चूंकि हमारा देश का जो लोकतंत्र है, चुनाव प्रक्रिया है, वो जातीय आधार पर बटी हुई है, वो क्षेत्रीय आधार पर बटी है कि अच्छा यहाँ ये पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, ये पहाड़ी कैंडिडेट है, ये मैदानी कैंडिडेट है, अच्छा ये ब्राह्मण कैंडिडेट है, ये क्षत्रिय कैंडिडेट है, ये दलित कैंडिडेट है। तो ऐसे में चीजों को रिफॉर्म में लेके आना। जी बिल्कुल सुजाता जी, जिस तरह से कुलदीप जी का कहना है कि राइट टू रिकॉल जैसी यदि कोई चीज हो तो यकीनन इस पर सोचा जा सकता है, क्या आपको लगता है कि ये तमाम नेता भी इसीलिए चुनाव के समय कवायद करते हुए नजर आते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि एक बार चुनाव के समय टिकट मिल गया, वो जीत गए तो 5 साल उनसे कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं है? क्या आपको लगता है कि जनता को यह हक होना चाहिए कि उसके बीच में भी सवाल जवाब हो, और यदि वो नेता अपने क्षेत्र में ठीक तरह से नेतृत्व नहीं कर रहा है या काम नहीं कर रहा है तो बीच में भी ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जहां उनका रिपोर्ट कार्ड जनता के द्वारा मांगा जा सके? जी बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं आपको जो कानून के बारे में बोल रही हूँ वो इसी बारे में कह रही हूँ कि कुछ ऐसा कानून होना चाहिए कि पहली बात हमारी सरकारों के ऊपर एक प्रेशर हो कि वो हर दल के ऊपर ये प्रेशर हो कि वो इस तरह के कैंडिडेट्स ही जनता के सामने ना लाए। क्योंकि आपको मतलब मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 1967 में गयालाल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक ही दिन में 3 दल बदल दिए थे, इसीलिए आया राम गया राम कहा जाता है। ये जो एक्सप्रेशन है ये उसी समय आया और इसी वजह से धीरे धीरे करके जब एक प्रचंड बहुमत की सरकार आई 1984 की, तो आपको मतलब ये तो हम सबको पता ही है कि राजीव गांधी जी की सरकार सबसे पहले डिफेक्शन के ऊपर कानून लेकर आई। तो आज भी मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो सरकार के पास वो रिसोर्सेज है, वो बेविदौल है कि आप पूरा प्रचंड बहुमत आपके पास है, आप इस तरह का कानून ला सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरों को तोड़ के अपनी सरकारों को बनाने का काम किया है। इसलिए मैं उम्मीद ही नहीं कर सकती कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रचंड बहुमत की सरकार है वो इस चीज को करे, लेकिन ये बहुत आवश्यक है और मुझे लगता है अगर हम सब जोर लेकिन सुजाता जी 10 साल 11 साल आपको भी मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी को भी मिले हैं, कांग्रेस ने भी तो कभी पहल नहीं की। बताया नहीं, आपको मैं यही तो बता रही हूँ। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया था जब राजीव गांधी जी की सरकार थी और उसके बाद एक कमेटी भी बनी थी प्रणब मुखर्जी के तहत, जिसमें मतलब क्योंकि रास्ता निकाल गया था। हमारे यहाँ तो एक चीज है ना, हम तो जुगाड़ वाला ऐसा देश है
कि हर चीज का रास्ता निकाल लेते हैं। तो एक कानून हमारे पास ऑलरेडी है, एंटी डिफेक्शन लॉ। अब लेकिन देखिए, एक खबर और भी आ रही थी अभी एक नेता के बारे में कि कांग्रेस में रहकर वे चुनाव जीत जाए, क्योंकि भाजपा में रहते हुए तो वो मतलब कोई जीतेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे जीत के फिर डिफेक्ट कर जाए 1/3 को लेकर। अब ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, मतलब रास्ता ढूंढा जा रहा है कि एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज किस तरह से करे। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर हम सब जोर लगाएंगे तो मुझे लगता है कि आज की प्रचंड बहुमत की जो केंद्र की सरकार है वो अभी 2024 तक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको मजबूत करने की बहुत आवश्यकता है। अभी जो बात हो रही थी संजीव आर्य और सरिता आर्य के बारे में, तो आप मुझे बताइए ना कि एक जने जो गया था वो वहां पे आ रहा है और दूसरा वाला उसी कारण से जा रहा है, तो इसमें तो ये बातें हो रही हैं, तो इसमें तो विचारधारा कहाँ जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रिंसिपल्स के तहत लोगों को प्रेरित करें, प्रिंसिपल्स की ओर प्रेरित करें, तो हमें ये रिफॉर्म्स इस प्रकार से लाना होगा। लेकिन सुजाता जी अगर इसमें कहीं ना कहीं रोक लगानी थी, तो यदि हम ये कह रहे हैं कि सुजाता जी को वहां नहीं जाना चाहिए, तो कांग्रेस को भी तो यशपाल आर्य को शामिल नहीं करना चाहिए था ना। देखिए, मैं वही बात आपको कह रही हूँ ना कि यशपाल आर्य जी, ये जब तक कानून नहीं है तब तक तो आप यही देखेंगे ना कि कौन जीता हुआ है। मैं इसीलिए तो कह रही हूँ कि कानून की जरूरत है। अगर ऐसा होता तो ना तो यशपाल आर्य जी जाते, ना आज ये स्थिति उत्पन्न हुई होती। ठीक है कमलकांत जी, जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं, सुजाता जी ने भी तमाम सुझाव दिए हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सीधा सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन पार्टी करेगी, जब दोनों ही पार्टियां एक तरह का चरित्र यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही हैं। तो जी मैम, एक बात आपको सोचना पड़ेगी, ये जो दल बदल हो रहा है वो चुनाव से पहले हो रहा है। जो कानून बना है, सुजाता जी बोल रही थी 1984-85 में बना था कानून दल बदल का, वो उस समय वो चुनाव के बाद का है, उससे पहले कोई कानून नहीं बना। अगर सरकार अब ऐसा कर दे कि 6 महीने पहले कोई भी कहीं जाएगा उसको किसी भी पार्टी से टिकट नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा कानून नहीं बना है। वो उसका है जब दल बदल का होता है, जब चुनाव लड़ते हैं और पार्टी के कैंडिडेट दूसरी पार्टी में जाकर उसमें चले जाते हैं, उसके लिए कानून बना है। इससे पहले का कोई नहीं बना। अगर सरकार चाहे एक ऐसा कानून बना दे कि 6 महीने पहले अगर कोई जाना चाहे जा सकता है, लेकिन उसके बाद जाता है तो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, उस नेता को, व्यक्ति को। तो ऐसा कानून होना जरूरी है। अगर ऐसा कानून नहीं बनाया है, इन्होंने कुछ राष्ट्रीय सरकारों ने पिछले मैं कह रहा 75 साल हो गए, अभी तक क्या हम ये कानून नहीं बना सके? सोचने की बात है। ये बनाया ही नहीं है, ऐसा कोई कानून ही नहीं है, और ना ही चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान दिया है। ये गलती है चुनाव आयोग की भी, मैं मानता हूँ। ठीक है सीमा ढोरा जी, जिस तरह से कमलकांत जी का कहना है कि चुनाव आयोग को भी इस मामले में यकीनन अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से चुनाव के पहले यदि उनके पास कैंडिडेट आते हैं तो एक पार्टी दूसरी पार्टी से ले रही है कैंडिडेट को, तो यकीनन दूसरी पार्टियां भी वैसा ही करेंगी। क्या आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग को कुछ ना कुछ कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि इस तरह के दल बदल को चुनाव से ठीक पहले रोका जा सके? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अनुशासन लाने के लिए राजनीति में, राजनीति सिर्फ ऐसा क्षेत्र रह गया जहाँ पर अनुशासन नहीं है। क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, आपको जब जॉब्स करते हैं तो उसमें आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है कि आप इतने समय तक यहाँ पर रहेंगे या आप नहीं जा सकते, जाने से पहले इतने टाइम से पहले आप रेजिग्नेशन देंगे। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, राजनीति में तो ये चीज तो होनी ही चाहिए। लेकिन ये नहीं कि चुनाव के बाद, चुनाव के पहले, यानी कि 6 महीने एक टाइम लिमिट होने चाहिए। चुनाव अब से स्टार्ट हो रहे हैं, उससे 6 महीने या 4 महीने पहले आप अपनी पार्टी को ये बात बता दीजिए कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा और मैं नहीं टिकट मांगूंगा आपकी तरफ से, आप जाए जहां मर्जी वो, लेकिन आपको जाने का उनको अल्टीमेटम दे देना चाहिए। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि बिल्कुल जब टिकट बंटने वाले होते हैं तब भागते हैं वो, क्योंकि वो नेता नहीं है, एक्चुअल नेता है ही नहीं। नेता तो वो होता है जो लीड करे, जिसके पीछे जनता चले, जो जनता की सुनवाई करे। लेकिन यहाँ जनता की कौन परवाह करता है? यहाँ तो उनको अपनी सीटों की पड़ी रहती है, और जिनको अपनी सीटों की पड़ी रहती है सिर्फ वही भागते हैं, नेता नहीं भागता। ठीक है, समय का हमें इशारा मिल चुका है। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सुजाता जी बहुत धन्यवाद, कुलदीप जी बहुत धन्यवाद, सीमा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कमलकांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी थी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देवभूमि के दंगल में दल बदल को लेकर लगातार हम बातचीत कर रहे थे, और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर, शिकारपुर से किरण पाल को
मिला टिकट, शिकारपुर से किरणपाल को टिकट। थाना भवन से अशरफ अली को टिकट। मुरादनगर से सुरेंद्र कुमार मुन्नी को टिकट। इगलास से वीरपाल सिंह दिवाकर को टिकट। सपा और आरएलडी गठबंधन की दूसरी लिस्ट जारी। लखनऊ से बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन की दूसरी लिस्ट जारी। आरएलडी ने 7 प्रत्याशियों की लिस्ट की जारी। बुढ़ाना से राजपाल बलियान को मिला टिकट। मीरापुर से चंदन चौहान को टिकट। शिकारपुर से किरणपाल को टिकट। थाना भवन से अशरफ अली को टिकट। मुरादनगर से सुरेंद्र कुमार मुन्नी को टिकट। और इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो देहरादून में भाजपा कोर कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, आज प्रत्याशियों को लेकर पहली सूची पर मुहर भी लगी है। केंद्रीय संसदीय बोर्ड को पहली सूची उत्तराखंड के द्वारा भेजी गई है। तो आप देख पा रहे थे देहरादून से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा ले रहे थे। आज कोर कमेटी की बैठक के द्वारा प्रत्याशियों की सूची, फाइनल सूची तैयार कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजी गई है, जिस पर फाइनल मुहर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के द्वारा ही लगाई जाएगी। और इसी के साथ देवभूमि की दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बनी रही के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।